हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर आपका पथ प्रदर्शन मार्ग प्रदर्शन करने का काम किया। सोशियोलॉजी जो कि एक यूनिक सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट था आप सभी के लिए, इसका गाइडेंस किताबों और नोट्स के रूप में आपके पास अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट का चयन किया जिससे आपके इस पीएससी की तैयारी को हम थोड़ा सा आसान बना सकें। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बंधुआ मजदूर और प्रवासी मजदूर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस में आपको 2 पॉइंट्स जो तीसरी यूनिट के हैं मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर भी रहे होंगे। अगला पॉइंट है ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीति। ये टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक दिया हुआ है, बंधुआ और प्रवासी मजदूर। देखिए, जब भी हमें कुछ पढ़ने को बोला जाता है तो हमें उसके अंदर के निहित जो भाव है, उस पॉइंट है, उसको समझना होता है, या हमें बंधुआ और प्रवासी मजदूर समझना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है बंधुआ और प्रवासी मजदूर? सबसे पहले बंधुआ मजदूर की बात कर लेते हैं। बंधुआ मजदूर क्या है भाई? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बंधुआ और मजदूर। मजदूर किसे कहते हैं? मजदूर उसे कहते हैं जो अपने श्रम, अब श्रम कैसा भी हो सकता है, शारीरिक श्रम हो, मानसिक श्रम हो, किसी भी प्रकार का श्रम है, जो श्रम को बेच करके अपने जीवन को चलाता है या जीविका को चलाता है, उसे हम कहते हैं श्रमिक। मजदूर श्रमिक एक ही बात है। तो ये जो मजदूर है इसका परिभाषा हमें समझ आ गया। अब बंधुआ शब्द है सीधा सा बंधा हुआ के लिए यूज किया जाता है बंधुआ। तो ये जो बंधा हुआ शब्द उपयोग किया गया, बंधुआ या बंधा हुआ, श्रम को बेचकर जीवन चलाने वाला बंधा हुआ व्यक्ति, बहुत कॉमन शब्दों में, अपने श्रम को बेच करके जीवन चलाने वाला बंधा हुआ व्यक्ति, जिसे एक निश्चित श्रम के बदले या निश्चित कार्य के बदले बंधा हुआ रहना है, मतलब उसी काम को आगे बढ़ाना है, उसी काम को रोज करना है। वो तब तक बंधा हुआ रहेगा जब तक वो जो आगे की शर्तें हैं, अर्थात अपना जो ऋण है वो नहीं चुका देता। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऋण के बदले में व्यक्ति के श्रम को गिरवी रखने की प्रथा ही क्या कहलाती है? बंधुआ मजदूरी कहलाती है। बहुत कॉमन शब्दों में समझिए, ऋण के बदले व्यक्ति के श्रम को गिरवी रखने की प्रथा क्या कहलाएगी? बंधुआ मजदूरी। या बंधुआ मजदूरी को हम एक सामान्य शब्द में डिनोट करेंगे। इसके अंतर्गत ऋण लेने वाला व्यक्ति अपने आप को या अपने परिवार के किसी सदस्य को ऋणदाता के पास तब तक के लिए गिरवी रख देता है जब तक कि उसका कर्ज ना उतर जाए। इस अवधि में ऋणदाता उस गिरवी रखे हुए व्यक्ति से श्रम करवाता है और उससे पारिश्रमिक नहीं देता है, बदले में कोई पैसे नहीं देता है। बंधुआ मजदूर को मात्र सामान्य भोजन दिया जाता है या उसकी जो सामान्य जरूरतें हैं रोटी कपड़े की, वो पूरी की जाती है। बहुत कॉमन शब्दों में बंधुआ मजदूर क्या होता है इसे समझिए। वह व्यक्ति जो मेहनत तो कर रहा है, देखिए आप सब लोग कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे तो आपको बदले में 1 महीने में सैलरी मिलेगी, लेकिन इस व्यक्ति को, बंधुआ मजदूर को, जब तक वो पैसे ना लौटा दे तब तक वो बंधा हुआ है, पहली शर्त। और इसको पैसे या जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है, या बहुत न्यूनतम खाने पीने की हिस्से के लिए जो चीजें हैं बस वही मिल रही है सैलरी के रूप में, तो ये व्यक्ति जो श्रम कर रहा है इसे हम बंधुआ मजदूर कहेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को बंधुआ मजदूर का अर्थ समझ में आ गया होगा। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने हेतु संविधान की धारा 23 के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 23 के अंतर्गत बंधुआ या जबरन श्रम को निषिद्ध किया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कानून बनाए और 3 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाता है तो 3 साल तक की सजा होगी उस व्यक्ति को। अब बहुत कॉमन शब्दों में हमने बंधुआ मजदूर क्या होता है वो समझा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर मैं एक बार और बताऊं, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? मजदूर या श्रमिक एक ही बात है। बंधुआ मजदूर क्या है? देखो,
मजदूर शब्द का मतलब हमने समझा कि जो पैसे के बदले या किसी चीज के बदले, पैसे के बदले अनाज भी हो सकता है, अनाज के बदले और कोई चीज भी हो सकती है, तो अपना श्रम बेच करके उसका बदले में कुछ ना कुछ ले लेता हो तो उसे कहते हैं मजदूर। लेकिन यहाँ बंधुआ शब्द जब आ गया तो मतलब निकला कि जब किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति से कोई ऋण ले लिया हो और उस ऋण के ब्याज के चुकाने के लिए जब कोई अपने श्रम को बेच दे या एक निश्चित अवधि के लिए बेच दे तो उसे हम कहते हैं बंधुआ मजदूर। आप सबको बंधुआ मजदूर अगर क्लियर हो गया हो तो हमने आर्टिकल 23 की बात की। कॉमन शब्दों में पढ़ते हैं बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, हु इज बाउंडेड लेबर। इस बात की शुरुआत या ये कॉन्सेप्ट तो जब से मानव सभ्यता चल रही है दास प्रथा के रूप में हमेशा से विद्यमान रहा, लेकिन समाज शास्त्र का ये जो कॉन्सेप्ट है बंधुआ मजदूर ये कहां से आया, ये तो बाद में पैदा हुआ क्योंकि पढ़ने लिखने वालों ने इसे बंधुआ नाम दिया। तो बंधुआ नाम या बंधुआ कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, तो समाज शास्त्र में एक व्यक्ति है जिनको जॉन ब्रीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जॉन ब्रीमेन। तो जॉन ब्रीमेन ने दक्षिण गुजरात के बंधुआ मजदूरों पर अध्ययन किया और इस थ्योरी को लोकप्रिय बनाया। शब्द पहले से था, समाज शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में इस जॉन ब्रीमेन ने इसे एक लेसन बना दिया, एक पाठ के रूप में जुड़वाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने बंधुआ मजदूर शब्द का प्रयोग किया, मैं कह रहा हूं कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु में अध्ययन का एक टॉपिक इन्होंने बना दिया इसे। उन्होंने अपने अनुसंधान उसका नाम जो अनुसंधान था उसका नाम था पीजेंट्स, माइग्रेंट्स एंड पॉपर्स के लिए क्षेत्रीय कार्य 1977 में किया। और बारदोली जहां के गांधी जी थे, गांधी जी का जो निवास स्थल था बारदोली सत्याग्रह हम जानते हैं कि इर्द गिर्द या आसपास में यह प्रथा प्रचलित थी। वहां आदिवासियों में इस प्रथा को हाली प्रथा कहा जाता था। तो जॉन ब्रीमेन ने पहली बार हाली प्रथा का अध्ययन किया और कुछ मानक निर्धारित किए और पहली बार परिभाषा बताई कि बंधुआ की परिभाषा क्या होगी, बंधुआ की क्या क्या समस्याएं हैं, बंधुआ की समस्या क्यों है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने आधार अपने अध्ययन में बताए और फिर कितने लोग हैं इनकी एक स्टडी पूरी सरकार के सामने रखी। आगे बढ़ते हैं। तो जॉन ब्रीमेन ने बंधुआ की परिभाषा क्या बताई, जॉन ब्रीमेन के अनुसार बंधुआ मजदूर वहां है। कौन है बंधुआ मजदूर, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो समाजशास्त्री की परिभाषा हो गई। बंधुआ मजदूर की कोई समाजशास्त्री परिभाषा बताइए तो फिर जॉन ब्रीमेन की परिभाषा देंगे। बंधुआ मजदूर वह है जिसकी मजदूरी किसी विशेष काम करने के लिए नहीं होती, अर्थात कोई विशेष काम करने के लिए बंधुआ नहीं होता है, उसे तो अपना श्रम उन कामों पर लगाना होता है जिसे भूस्वामी चाहता है, अर्थात मालिक जो कह दे कि ऐसा करो वो उसे वो करने लग जाता है। बंधुआ मजदूर के संबंध एक आपसी समझौता है। कर्ज के बदले में ऋणी का जब तक कर्ज ना चुक जाए भूस्वामी के खेतों पर वह काम करता है, उसका यह काम ऋण के ब्याज के एवज में होता है और ऐसा मजदूर बंधुआ मजदूर कहलाता है। ऐसी जॉन ब्रीमेन ने एक बात सामान्य सी परिभाषा दे दी। जॉन ब्रीमेन ने क्योंकि हाली प्रथा का अध्ययन किया था, बारदोली क्षेत्र का अध्ययन किया था, तो इनका पूरा फोकस रहा कि जो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है ये उसे ही बंधुआ कहते थे। लेकिन बाद में जब समाजशास्त्र में इसका अध्ययन और ज्यादा गहराया तो फिर समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया कि भैया कोई एक विशेष काम या खेत पर ही काम करने वाले व्यक्ति को ही बंधुआ नहीं, कोई भी काम करने या घरेलू और घर के बाहर काम करने वाले व्यक्ति को बंधुआ कहा जा सकता है। एक अधिनियम है बॉन्डेड लेबर नाम से, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 में भारत की सरकार इसे लाई, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, और उसी में इसे बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम के नाम दिया गया और इसके विभिन्न प्रकार बताए गए, अर्थात इसकी व्याख्या जो है वो वहां मिलती है। बंधुआ मजदूरी के लक्षण क्या है, आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं सीधा उतना पढ़ाने पर फोकस करता हूं। इस टॉपिक में मेरी इच्छा थी कि मैं पहले मजदूरी क्या होती है वो बताऊं, मजदूरी या श्रम के कितने प्रकार होते हैं वो बता दूं, कि बंधुआ मजदूरी होती है, बाल श्रम होती है, दिहाड़ी श्रम होती है, बहुत सारे टाइप के श्रम होते हैं। लेकिन नहीं, हम बहुत ज्यादा इसको विस्तृत कर देंगे तो आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। सोशियोलॉजी वैसे ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप केवल परीक्षा ओरिएंटेड बातें पढ़िए। तो सीधे पढ़ लेते हैं कि जो बंधुआ मजदूरी होती है उसके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंधुआ मजदूरी क्या है।
वह किसी अन्य रोजगार को नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो पूरे टाइम के लिए बंध गया है ना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है कि भैया मैं आपके यहाँ न्यूज़पेपर दूंगा या न्यूज़पेपर लूंगा या लकड़ी काटने का काम करूंगा या खाना बनाने का काम करूंगा, जैसे आपके घर में कोई मेड काम करती होगी, तो अब उसकी इच्छा है वो उस टाइम के अलावा किसी और के घर पे जाकर काम कर सकती है, कुछ और काम कर सकती है। लेकिन क्योंकि बंधुआ मजदूर तो 24 घंटे आपके घर पे रहने का काम लिया हुआ है, इसलिए किसी अन्य कार्य को या अन्य रोजगार में नहीं कर सकता। अधिकांश मामलों में बंधुआ मजदूर को अपने गांव छोड़ने की भी इजाजत या आजादी नहीं होती है। यदि बंधुआ मजदूर घर पर अतिरिक्त काम करे तो उसे उत्पादन के लिए कोई या बिक्री करने के लिए बाजार नहीं मिलता या उसे बेचने की परमिशन ही नहीं होती। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति अपने मकान मालिक या अपने भूमि स्वामी के यहाँ कोई स्पेशल काम भी कर दे तो उसके लिए कोई स्पेशल इसे इनाम या मजदूरी नहीं मिलने वाली है। इसके सारे काम बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में ही शामिल हो जाएंगे। दिहाड़ी अगर मिलती भी है तो वो इतनी थोड़ी मिलती है कि वहां कभी भी ना तो ब्याज से मुक्त हो पाए और ना ही कभी मूल चुका पाए। जो बंधुआ मजदूर है वो पूरी जिंदगी भर इस चक्र में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, और सैलरी अगर मिलती है तो बहुत थोड़ी मिलती है। अपने जीवन में कभी भी वो इस ब्याज से मुक्त नहीं हो सकते और ऋण भी नहीं चुका पाते हैं। यदि दुर्भाग्यवश बंधुआ मजदूर की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार का कोई और व्यक्ति को ऋण चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए उसके स्थान पर मजदूरी करने के लिए या बंधुआ के रूप में काम करना पड़ता है। इसमें अंतर पीढ़ी दास्ता, या इसे ही हम अंतर पीढ़ी दास्ता कहते हैं। अब ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है ना, आप सब लोग फोकस कीजिएगा। अंतर पीढ़ी दास्ता क्या क्या होती है? तो सोशियोलॉजी की एक टर्मिनोलॉजी है अंतर पीढ़ी दास्ता। क्या है अंतर पीढ़ी दास्ता? ये याद होना चाहिए। जनरेशन बाउंडेज, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। इंटर जनरेशन बाउंडेज क्या है? तो जो व्यक्ति आपके यहाँ बंधुआ है, अगर वो मर जाए तो उसकी बेटा या उसके घर का कोई, परिवार का कोई व्यक्ति उसके स्थान पर बंधुआ के रूप में काम करेगा। इसे ही हम इंटर जनरेशन बॉन्डेज या अंतर पीढ़ी दास्ता कहते हैं। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। 2 नंबर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने लक्षण पढ़ लिए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण की प्राप्तियां, अब ये क्या लोचा है? आज से जब सरकार का ध्यान इस समस्या पर गया, 1976 की मैं बात कर रहा हूं, तो भारत की सरकार ने उसके ऊपर एक सर्वेक्षण, एक कानून बना दिया कि भाई बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976 होगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाता है तो उसे सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद बहुत सारे शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया कि क्या इस कानून से सही में भी बंधुआ मजदूरी समाप्त हो गई। तो भारत सरकार का एक संस्था है राष्ट्रीय श्रम संस्थान और गांधी शांति प्रतिष्ठान, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर नई दिल्ली के तत्वाधान में 1981 में बॉन्डेड लेबर इन इंडिया नाम से एक पुस्तक या एक थ्योरी या एक सर्वे किया, और उस पुस्तक में इन सर्वे के आंकड़ों को छापा। उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसका नाम था बॉन्डेड लेबर इन इंडिया। इस बॉन्डेड लेबर इन इंडिया में उन्होंने कुछ बातें कही, वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये 1981 में हुआ और उसने कहा कि बंधुआ मजदूर वे होते हैं जिन्हें साहूकार के से कर्ज लिया हो। तो यहां से हमें एक प्रकार से इसकी परिभाषा भी मिल रही है, सरकारी परिभाषा। सरकार खुद कह रही है कि ये परिभाषा होगी भैया। तो बंधुआ मजदूर वे होते हैं जो जिन्होंने किसी साहूकार से मालिक से ऋण ले लिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे आप बंधुआ मजदूर कहते हैं। बंधुआ मजदूर प्राय छोटे किसान, बटाईदार या कृषक मजदूर होते हैं। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में संरचनात्मक दृष्टि से 86.6% मजदूर या तो हरिजन थे या आदिवासी थे। इसने बहुत अच्छा आंकड़ा दिया जो सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। वो कहता है कि भैया अगर 100 बंधुआ मजदूर पाए तो उसमें से 86.6% बंधुआ मजदूर तो केवल आदिवासी थे या फिर वो हरिजन थे। इसके अलावा जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आदिवासी या इनके बंधुआ मजदूर के रूप में काम नहीं करते पाए गए। यहां से एक बहुत अच्छी स्थिति आंकड़ा सामने आया। बंधुआ मजदूर प्रथा प्राय उन अंचलों में मिलती है जहां बड़े बड़े किसान होते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, ऐसे क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दलितों के पास कोई भूमि नहीं होती है, तो इस कारण से जिनके पास कोई भूमि नहीं होती है वो बंधुआ मजदूर के रूप में दूसरों के यहाँ काम करते हैं। बंधुआ मजदूरी में
97%, 7.5% तो पुरुष थे और केवल 2.5% जो है महिलाएं काम कर रही थी। ये भी आंकड़ा आपको याद रहे। उस उम्र के समूह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके आंकड़े और होंगे कि जो 40 वर्ष से कम उम्र के लोग थे वो ज्यादा बंधुआ मजदूर थे। 40 से कम वाले ज्यादा वाले लोग बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रखे जाते हैं। बंधुआ मजदूरों को जो ऋण चुकाना पड़ता है, मतलब इस बात को समझिए, जैसे अगर किसी बंधुआ मजदूर ने 100 रुपए का ऋण लिया है तो अब इसे 50 रुपए के आसपास तो केवल ब्याज में चुकाने पड़ेंगे और 100 रुपए इसे मूल के रूप में चुकाना पड़ेंगे, अर्थात इसे कुल 150 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो 50% तक ब्याज की दर जो साहूकार है वो इनसे वसूलता है। ये एक भयानक जो तथ्य था वो सर्वेक्षण में सामने आया। मैंने आपको ये समझाया कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ बॉन्डेड लेबर से संबंधित और इसमें बहुत सारे आंकड़े और फिगर्स पे के माध्यम से बंधुआ मजदूर को समझाया गया, वो आपने भी समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम इसी पॉइंट को, इसके अगले पॉइंट को क्लियर करते हैं। एक टर्म है हमें याद रखना, आधुनिक दास्ता एक शब्द है। मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है? तो सोशियोलॉजी या सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस बंधुआ मजदूरी शब्द को क्या कहा है? आधुनिक स्लेवरी या आधुनिक दास्ता के नाम से संज्ञा दी है। वैश्विक दास्ता सूचकांक जो 2018 में छपा था, या इंडेक्स 2018 का जो था, उसके अनुसार भारत में 18 मिलियन लोग जो है वो आधुनिक दास्ता या बंधुआ मजदूरी जो है उसमें फंसे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आप एक नोबेल प्राइज विजेता जो कि विदिशा के ही, मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, आप लोग कमेंट में नाम बताइएगा कि क्या नाम है उनका नाम लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने बच्चों को बंधुआ मजदूरी से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोग बहुत, केला सत्यार्थी नाम है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनका नाम जरूर लिखिएगा जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करें। बंधुआ मजदूरी को दूर करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्यों नहीं कर पा रही बंधुआ मजदूरी को समाप्त? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। गरीबी का सटीक आंकड़ा ही नहीं है सरकार के पास, या गरीबी का जो सर्वेक्षण होता है वो प्रॉपर हमारे देश में नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, अभी वर्तमान में कोई सरकार ने समिति नहीं बनाई गरीबी नापने के लिए। आंकड़ों का अनुपलब्धता, मामलों की अंडर रिपोर्टिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मामलों की अंडर रिपोर्टिंग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 के अनुसार आंकड़े जो दिए जाते हैं, अर्थात जो सभी मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, 2014 से 2016 के बीच सिर्फ 290 पुलिस केस दर्ज किए गए और केवल 1338 व्यक्ति ही पूरे भारत में क्या हुए? बंधुआ मजदूर के रूप में छुड़ाए गए। तो जो हमें दर्शा रहा है भाई, नेशनल आंकड़ा अगर कह रहा है कि 18 मिलियन है इनकी संख्या, तो 2018 में ही वो इंडेक्स भी आता है और 2018 में भारत सरकार कहती है कि भैया हमारे यहाँ केवल 290 मामले दर्ज किए गए पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार। तो इसका मतलब है कि जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं है, या उनके आंकड़े जो है वो प्रॉपर नहीं है, अर्थात अंडर रिपोर्टिंग की समस्या है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है कानूनों का लचर क्रियान्वयन। हमारे यहाँ हर कानून का क्रियान्वयन बहुत शून्य है, सामान्य है। पांचवा पॉइंट है श्रमिकों के बीच जागरूकता की कमी, पुनर्वास की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं की वजह से जो बंधुआ मजदूरी है उसके स्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि होती जा रही है। ये पॉइंट आप सब लोग याद रखिएगा, आंकड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मौजूदा 4 प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रथाएं प्रचलन में है। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े क्रम में से ये 4 बातें निकाली गई हैं। केवल आपको केवल यहां से ये नाम याद रखना है, अंतरपीढ़ी बंधन, वफादारी बंधन, भूमि आवंटन के माध्यम से बंधन और व्यथित विधवाओं का बंधन। देखो, बंधुआ मजदूरी के 4 प्रकार बताए गए हैं भारत के सर्वे में, और वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो पहला तो कि अगर कोई महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी व्यक्ति के यहाँ काम करना शुरू करती है, घर का काम करना शुरू करती है, जिससे विधवा महिलाओं का बंधन शुरू होता है। बहुत सारे लोगों की भूमि जो है वो किसी के यहाँ गिरवी पड़ी रहती है, उसके बदले में कोई अन्य व्यक्ति के यहाँ जब वो काम करता है तो उसे हम एक भूमि आवंटन का बंधन कहते हैं। वफादारी बंधन, अगर किसी व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति पीढ़ी से काम करते आ रहा है, जैसे आपने बाहुबली मूवी में कटप्पा को देखा होगा,
तो इनके ये जो लोग हैं कटप्पा के परिवार वाले, वो पीढ़ी से काम करते आ रहे हैं, इसलिए वो भी कर रहा है। इसे हम वफादारी बंधन करेंगे। और अंतर पीढ़ी अर्थात उसके पिताजी किसी से कर्ज लिए हुए थे और वो नहीं चुका पाए और बीच में मर गए, तो अब उसका बेटा भी कर्ज चुकाने के लिए वफादारी जो है अंतर पीढ़ी बंधन में फंसा हुआ है या बंधुआ मजदूरी कर रहा है। ऐसे 4 प्रकार की जो है बंधुआ मजदूरी हमारे भारत में प्रचलन में है। हमने बंधुआ मजदूरी नाम का जो टॉपिक है इसको रायते जैसा फैलाना नहीं है, बहुत सीमित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। बंधुआ मजदूरी क्या है, बंधुआ मजदूरी के क्या लक्षण है, बंधुआ मजदूरी की समस्या क्यों दूर नहीं हो पा रही है, बंधुआ मजदूरी के प्रकार बताइए, इसके आंकड़े बताइए, इतने ही हमें बातें करनी है। आगे हम बढ़ते हैं प्रवासी श्रमिक नाम का जो एक और टॉपिक है, प्रवासी मजदूर जो टॉपिक है इस पर बात कर लेते हैं। प्रवासी शब्द का, क्योंकि श्रमिक तो हमें समझ में आता है, प्रवासी शब्द किसके लिए उपयोगी होता है? जो अपने स्थान को छोड़कर, वह व्यक्ति जो अपने मूल निवास स्थान, जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर श्रम के लिए या अपनी जीविका को चलाने के लिए चले जाता है, उसे प्रवासी श्रमिक कहते हैं। प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम की तलाश में अपने देश के भीतर या उसके बाहर प्रवास करता है। ये रोजगार की तलाश में चलते हैं भैया। मूल रूप से जो शब्द है वो रोजगार की तलाश शब्द है। रोजगार शब्द आना चाहिए, क्योंकि जब रोजगार नहीं आएगा तो फिर ये आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। के उद्देश्य से देश के भीतर प्रवास करते हैं, करने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो प्रवासी श्रमिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसी पॉइंट को और क्लियर करते हैं। भारत में प्रवासी श्रमिकों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारे देश में जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने जाता है, सबसे पहली समस्या आती है उसको बिचौलियों द्वारा शोषण। अर्थात वो व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे फसल कटाई के टाइम पे बहुत सारे मजदूर आते हैं, वो मजदूर किसी एक व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं। आपने एक बहुत दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ बोरिंग की मशीनें जो है वो कर्नाटक तमिलनाडु के लोग बोरिंग की मशीनें लेकर आते हैं। असली में वो किसी ब्रोकर के माध्यम से हमारे यहाँ बोरिंग करते हैं, तो एक मोटा कमीशन तो ब्रोकर ले जाता है। इससे क्या होता है? बिचौलियों द्वारा उनका शोषण होता है। असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां होती हैं। सामाजिक बहिष्कार, क्योंकि अब वो समाज के हिस्से ही नहीं है, वो तो कहीं और चले गए, दूसरा समाज इनको रिस्पेक्ट क्यों देगा, क्यों इनकी भावनाओं का आदर करेगा, इसलिए इनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव इनके साथ होता है। कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है, क्योंकि वो उस थाना के क्षेत्र में रहने वाले ही नहीं है जहां उन्हें रिपोर्ट करनी है, तो वो थाने वाला भी नहीं सुनेगा। ऐसी समस्याएं हैं। कम वेतन, न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान इन लोगों को किया जाता है। नौकरी की सुरक्षा का अभाव भी होता है। अपर्याप्त रहने की स्थितियां, शिक्षा तक पहुंच का अभाव और बहुत सारी 50 समस्याएं गिनाई जा सकती हैं, लेकिन मूल समस्याओं पर ही रहें। आप इनमें से कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अपने उत्तर को लिख सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए कानूनी ढांचा। भाई हमारे देश में कौन सा कानूनी ढांचा काम करता है? अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 के हिसाब से अगर हम आंकड़ों को देखें तो यह अधिनियम 4 व्यापक श्रम संहिताओं के माध्यम से जो है गवर्न होता है। 4 कानूनों के नाम आपको याद रखने हैं। 4, क्योंकि इनकी मूल समस्याओं को, इन सारी समस्याओं को 4 कानूनों में निपटाया गया है। वेतन से संबंधित संहिता 2018 में बनी, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020 में बनी, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की है, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति वाली संहिता 2020 की है। इन चारों के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक है उनकी स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया। आप सबको पता है कि कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने एक बहुत बड़ा मंजर देखा जिसमें बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करने को मजबूर हो गए अपने घर जाने के लिए। वो सब प्रवासी मजदूर थे और इन प्रवासी मजदूरों की देखरेख के लिए भारत सरकार ने खूब प्रयास किया। ये 4 नए संहिताएं तैयार की गई, एक कानून में संशोधन किया गया और मूल ढांचे का विकास किया गया ताकि श्रमिकों को एक अच्छी स्थिति या एक सामाजिक स्थिति प्रदान की जा सके। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नई चीजें की। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। असीम पोर्टल, ये क्या है भैया? 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुशल श्रमिकों को आजीविका के अवसर खोजने में सहायता प्रदान करने के लिए भारत की सरकार ने बना दिया असीम पोर्टल। क्या बना दिया गया?
असीम पोर्टल। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, ये याद रख लेना। एक पॉइंट और है, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण भी इस असीम के माध्यम से किया गया। कौशल कोड बनाया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में अपने घरों से वापस लौटे हुए श्रमिकों के माध्यम से और वंदे भारत मिशन के माध्यम से स्वदेश लौटे भारतीयों को, देखो भारत के अंदर जो लोग थे उनको कौशल कोड के माध्यम से, और जो बाहर से आए विश्व के दूसरे देशों से भारत में आ गए उनको वंदे भारत के माध्यम से एक तो घर वापस लाया गया सुरक्षित, और दूसरा उनके रोजगार की व्यवस्था शुरू करवाई गई। ये इस माध्यम से किया गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से, और इनके पूरे आंकड़ों को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। तो वो कैसे किया गया? इस NMIS पोर्टल के माध्यम से प्रवासियों से संबंधित सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। जैसे महाराष्ट्र ने महाजॉब्स नाम का एक पोर्टल बना दिया, तो मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, हर राज्य ने अपने अपने राज्य के श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए। इसलिए ऐसे कुछ विशेष प्रयास आपको याद रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रवासी वाले टॉपिक में आप एक बात और याद रखेंगे, प्रवासी शब्द का परिभाषा और इस प्रवासी मजदूर, इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस है। अगर हम प्रवासी शब्द की बात करेंगे तो फिर वो कॉमन पॉइंट है, यहां पे हमें प्रवासी के प्रकार पढ़ने पड़ जाएंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे कि देश के अंदर प्रवास होता है, फिर राज्यों में प्रवास होता है, क्षेत्रीय प्रवास होता है, ऐसे होता है पॉइंट। लेकिन हमें जो एग्जामिनर टॉपिक पूछेगा वो प्रवास नहीं है। प्रवास या माइग्रेशन या प्रव्रजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें केवल प्रवासी मजदूर शब्द पूछा गया है। क्या पूछा है? प्रवासी मजदूर, ये शब्द पूछा है। आप केवल उसी पे फोकस करें। इतना रायता फैलाने की अगर आपको कोई टीचर या कहीं नोट्स में ये मिलता है कि प्रव्रजन के प्रकार क्या होते हैं, ये क्या है, फलाना ढिमका, कारण अगर पूछे जाए तो ऐसे प्रश्न यहाँ नहीं बनने वाले। अगर आपसे प्रवासी मजदूरी के कारण पूछे जाए तो क्या बताएंगे? सामान्य क्षेत्र में रोजगार की अनुपलब्धता या गरीबी, या तीसरा कारण हो सकता है कौशल का अभाव, या पांचवा हो सकता है शहरी क्षेत्र के में रोजगार की उपलब्धता। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ आपको प्रवास नाम के टॉपिक पे फोकस नहीं करना है, प्रवासी मजदूर नाम के टॉपिक पर फोकस करना है। ये दोनों पॉइंट को डिफरेंस याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बंधुआ मजदूर और प्रवासी मजदूर वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैं जानबूझकर इस टॉपिक को शॉर्टकट में पढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा जो आपको नहीं आता हो। बहुत कॉमन, बहुत साधारण से प्रश्न यहाँ से बनने वाले एग्जाम में, जो हमारे जो द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में कवर हो जाएंगे। आप सब लोग निश्चिंत रहिए। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को विशेष रूप से शुभकामनाएं आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए। हो सकता है जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आउट हो, या टाइम टेबल कम से कम पीएससी द्वारा दे दिया जाए 2025 की वैकेंसी का। साथ में हमें पीएससी प्रीलिम्स के लिए भी फिर से शुरुआत करनी है, जल्द ही हम उसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, आपको अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।